Hello friends, welcome to Civil Winners. I am Barinder Pratap Singh and I am back with a new video. I hope आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और जो हमने लास्ट टाइम हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस किए हैं वो आपने जरूर मेरे साथ किए होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस के आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी। अगर अभी मैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करूं तो ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आंसर तो क्या बन गया, बी बन गया। बट अब एक क्वेश्चन पे आए हैं तो दो तीन चीजें तो समझ के जाएंगे। देखिए अब सेकंड चीज अब मैं कराना चाहता हूं दैट इज, इसी में ही आपको बता देता हूं, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस के, द के इज डायरेक्ट, एक मिनट, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको याद रखना, ये कहां से वैल्यू, ये वाला मैं बता दिया अभी तुम्हें आपके साथ से बल्क मॉडुलस का बता दिया। हाँ, इसका आंसर याद रखें, इसका आंसर ये है, बी आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। और एक और अगला भी कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। मॉडुलस ऑफ elasticity that is given by E, that is equal to stress upon strain। ठीक है, this is the first question। अब second question पे आते हैं। second question क्या कह रहा है, the relationship between Young's modulus that is E, modulus bulk modulus K and Poisson's ratio mu is given by। देखिए बहुत सारे इसके अंदर चीजें आती हैं, मैं आपको कुछ बता, वैसे अगर इसका आप आंसर जानना चाहते हैं तो इसका जो आंसर है दैट इज 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो इसका मतलब है इसका आंसर तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है, सी आंसर है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी इसके साथ बताएं तो वो भी मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए ये तो बात आ गई बल्क मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, पॉइसन्स रेशियो की। अगर मैं इसके साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी इंक्लूड कर दूं, जो हमने अभी ऊपर ये पढ़ी है वो भी इंक्लूड कर दूं, तो उसके साथ भी कुछ रिलेशन बनते हैं। वो क्या है वो सुन लीजिए, E अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू, एक ये बनता है। एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बनता है, 9kg अपॉन 3k प्लस g, ये भी बनता है। एक पॉइसन रेशियो बल्क मॉडुलस का और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, ये भी एक रिलेशन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनके ऊपर सीधे सीधे पीछे पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से जो मैंने अभी फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखवाए हैं इनको भी साथ के साथ याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the material has identical properties in all direction it is said to be homogeneous, isotropic, elastic या और। देखिए एक कोई भी बॉडी है, इसको बस ऐसे चीज समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिए एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी P1 है। इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे क्या होगी, P1 ही होगी। मतलब अगर कोई डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके हम चलेंगे
और अगर वो हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम हुई, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मैं अगर डायरेक्शन लेके चलेंगे, प्रॉपर्टी सेम हुई, तो वो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या बन गया, ये। होमोजीनियस क्या होता है कि अगर सारी बॉडी में एक तरह की ही प्रॉपर्टी हो, तब उसको मैं क्या कह देता हूं, मटेरियल को क्या कह देते हैं, होमोजीनियस कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू। देखिए अभी इस चीज को इतना समझ लीजिए कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बेंडिंग मूवमेंट चेंज होगी, तो उसका उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, दैट इज गिवन बाय शियर फोर्स। रिमेंबर दिस। तो इसका क्या मतलब है, शियर फोर्स आ गया यहाँ पे। इसको मैं रेट ऑफ चेंज भी कह सकता हूं या स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट आप किसी तरीके से कह सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है, शियर फोर्स बन जाता है। अगर इसी तरीके से मैं यहां पे बेंडिंग मूवमेंट की जगह शियर फोर्स लिख दूं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या बनता है, लोडिंग। दिस इज लोडिंग। देखिए एक आप ये भी आप कंसेप्ट साथ के साथ एक और चीज समझ गए इसमें। ठीक है, ये भी कई बार एक जेई के क्वेश्चन में, जेई के पेपर में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन, the relationship between the radius of curvature, bending moment and flexural rigidity EI is given by, very easy question, important question है। देखिए फ्लेक्सर फॉर्मूला भी कहते हैं इसको हम, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, और जो लिखवा रहा हूं इसके जहन में ऐसे ही बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, बस इसका अभी इतना याद रख लीजिए कि आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, स्ट्रेस आ गया, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सब चीजें होती हैं इसमें। ठीक है ना, आर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो पहली बात करते हैं, पहला क्या, आर इज इक्वल टू एम अपॉन ए। अभी मैं इसका मतलब है कि यहां पे इन्वॉल्व कौन सा हो रहा है, एम आर ई आई, मतलब इसकी तो यहां पे कहीं पे भी बात नहीं हो रही, तो इसी वजह से सिर्फ अभी मैं लिख देता हूं एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, पहला क्या, आर इज इक्वल टू एम अपॉन ई आई, आर इज इक्वल टू एम अपॉन ई आई आएगा ना, क्या आएगा, ई आई अपॉन एम आएगा अगर आर की वैल्यू निकालना चाहे तो। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। अगला क्या है, ई आई अब इज इक्वल टू आर अपॉन एम, ई आई इज इक्वल टू आर अपॉन एम नहीं होगा, यहाँ पे क्या, ई आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई आई इज इक्वल टू आर इंटू एम बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी नहीं आती। ई की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आर एम अपॉन आई आएगी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम आई अपॉन आर, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब वैल्यू ये है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एम की अगर वैल्यू लिखना चाहूं तो एम की वैल्यू क्या आएगी, ई आई अपॉन आर, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट, द स्लोप एट द एंड ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम of span L with uniformly distributed load W, पहले इसको बना लेते हैं। देखिए पहली बात वो बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड है, बीम है और सिंपली सपोर्टेड है। स्लोप एट द एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L, L स्पैन है इसका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पूरे पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कहीं लिखा हुआ ना ओवर द एंटायर स्पैन, मतलब ये पूरा के पूरे पे पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बेंडिंग देखूं तो बेंडिंग इसकी कैसी होगी, ऐसी होगी बेंडिंग, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से इस बीम की। तो यहां पे जो थीटा आता है दैट इज द स्लोप, और इसने यही पूछा, हमें स्लोप की बात की है। डिफ्लेक्शन, जो अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, दिस इज द डिफ्लेक्शन, पर वहां पे इसने किसकी बात की है,
स्लोप की। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लोप, और स्लोप का जो फॉर्मूला जो गिवन होता है दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू सुन लीजिए पहले क्या होती है, y इज इक्वल टू जो क्या होता है डिफ्लेक्शन कह लीजिए आप, इसको आप डिफ्लेक्शन कह लीजिए, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की जगह यहाँ पे अगर y लिख लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/384 WL रेज़ द पावर 4 अपॉन EI। ये तो क्या बन गया, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई। अगर मैं बात करूं थीटा की, स्लोप की, तो वो क्या होती है WL क्यूब अपॉन 24 EI। सो द आंसर विल बी WL क्यूब अपॉन 24 EI। ठीक है, इसको भी आपको, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिसपे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई इसकी बड़ी बात नहीं है, इन पे क्वेश्चन आ जाता है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the length of the simply supported beam carrying a concentrated load at the center is doubled। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बोल रहा है वो, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। ठीक है, कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, कंसंट्रेटेड लोड कहां पे है, पी लोड समझ हमने लगा लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द लेंथ, अगर अच्छा यहां पे समझ लीजिए पहली लेंथ कितनी थी, L थी, और अब उसने बोल दिया कि जो न्यू लेंथ है L डैश वो कितनी है 2L है। ठीक है, तो पहले अगर L थी तो पहले L के हिसाब से कितनी डिफ्लेक्शन आती थी उसकी बात पहले कर लेते हैं। सो डिफ्लेक्शन जो पहले आती थी दैट वाज PL क्यूब अपॉन 48 EI। ठीक है, पहले तो डिफ्लेक्शन इतनी आती थी, बट अब उसने साथ क्या बोल दिया है दैट नाउ द लेंथ इज डबल। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू P इंटू 2L का होल क्यूब अपॉन 48 EI। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू 8 PL क्यूब अपॉन 48 EI आ गई। इट मीन दैट इट इज 8 टाइम्स मोर देन दिस, तो इसी वजह से वैल्यू क्या आ जाएगी 8। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं, 8 टाइम्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2 क्यूब होगा यहां से 8 बन गया, तो यहां से वैल्यू 8 गुना बढ़ गई। द फिनोमेना ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड फटीग। मतलब क्या है कि यार देखिए कोई भी हमने ब्रिज ले लिया, वो ब्रिज के ऊपर से एक कभी कोई गाड़ी अगर जा रही है तो एक चीज समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां से एक बार गाड़ी गई कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार गाड़ी गई, 4 बार, जैसे जैसे ये गाड़ी क्या हो जाएगी एक सर्टन, समझ लीजिए मैंने इसका बात कर लिया कि 40 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना स्ट्रेस ये डालती है गाड़ी या ट्रक वॉटएवर इस ब्रिज के ऊपर। अब ये 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो है वो पहले डालती थी, और समझ लीजिए दिन बीतते गए और ये हर रोज आना जाना इसका लगा रहा इस गाड़ी का, 1 साल ऐसा चलता रहा, 2 साल ऐसा चलता रहा, तो एक चीज समझ लीजिए जो लोड है, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इस गाड़ी की या ट्रक की वजह से वो 40 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर ही हो रहा है। बट ये रिपीटेड साइकिल की वजह से क्या होगा, जो ये ब्रिज है दिस ब्रिज विल स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग, कुछ क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें। क्यों, क्योंकि अब एक रिपीटेड साइकिल हो गया है, और रिपीटेड साइकिल हो गया है तो क्या होगा फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, थक जाना, कि यार ब्रिज भी कह रहा है कि बस इससे ज्यादा बार बार एक ही साइकिल चलती जा रही है और इतना स्ट्रेस ये बार बार नहीं ले पाएगा, इसी वजह से क्या हो गया इसके अंदर क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए ड्यू टू फटीग, इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फटीग। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि क्रीप क्या चीज होती है। देखिए क्रीप क्या होता है कि अगर आपने कोई भी मेटल हुआ या कोई ऐसी बॉडी है जो बिना बात पे, बिना उसके अंदर स्ट्रेस कोई नया इंक्रीज हुए बिना, क्रीप एक ऐसी चीज भी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो बीम अपने आप अपने वेट में अंडर इट्स ओन वेट इट स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग टू सम एक्सटेंट।
बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बट बहुत टाइम अगर लगा रहा, अगर 20 साल 30 साल ऐसा होता रहा, तो ड्यू टू क्रीप क्या होगा, अपने वेट के अंडर ही ये क्या स्टार्ट हो जाएगी, डिटेरियोरेटिंग या बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड क्रीप. रेजिलियंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? जो कि एब्जॉर्ब करती है एनर्जी की, किसी भी मेटल की या किसी मटेरियल की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, जब ये क्या होता है, इलास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है. मींस आई कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो क्या करता है, टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली, एंड देन ऑन अनलोडिंग क्या हो जाता है, ये एनर्जी रिकवर कर जाती है. बात समझ आई? ये कोई भी आप ये ले लीजिए. तो ये क्या हुआ, लेट्स टेक इट, तो थोड़ा सा इसको क्लियरिटी से करता हूं, दैट विल बी बेटर. यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे हो गया, तो यहां तक क्या चल रहा है, इलास्टिक ही चल रहा है. तो दिस एनर्जी, ये एनर्जी अंडर दिस एरिया, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन कर्व अगर मैं बनाऊं, तो यहां तक क्या चल रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है. जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतने स्ट्रेन बढ़ रहा है. यहां इसको मैं कहता ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. इसके बाद स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा, या व्हाटएवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे किसके बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद. तो क्या जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये एब्जॉर्ब करती रहेगी एनर्जी को. कौन सी एनर्जी को? इस एनर्जी को, जब तक डिफॉर्म हो रही है, और जब इसको हमने छोड़ा तो क्या हो जाएगा, या अनलोडिंग कर दी, अनलोडिंग के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. इस प्रॉपर्टी को दैट द मटेरियल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली टिल इलास्टिक लिमिट, एंड आफ्टर इट गेट्स अनलोडेड क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे. दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. ठीक है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट टेस्ट enables one to estimate the property of. देखिए इम्पैक्ट का क्या मतलब, जब हम कहते हैं ना यार, एक एग्जांपल लो, हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत टफ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर उसको कोई मारेगा भी, कोई झटका भी होगा, या समझ लीजिए कोई आके चीज लगी उसको, तो इट विल नॉट गेट ब्रोकन डाउन. तो इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिए, टफनेस का मतलब किसके साथ रिएक्ट करता है, इम्पैक्ट के साथ. सीधे सीधे बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. टफनेस इज इम्पैक्ट. कोई चीज आके, समझ लीजिए इस बीम के ऊपर कोई वेट आके गिर गया W, तो ये क्या करेगा, एक इम्पैक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. तो एक मटेरियल कह लो या बीम कह लो, इसका कितनी ज्यादा इम्पैक्ट सहने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो किससे मुझे उसमें किससे रिप्रेजेंट करूंगा, उसकी टफनेस से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है. हार्डनेस क्या होता है, स्क्रैचेस. स्क्रैच अगर डालते हैं हम, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हार्डनेस. कोई भी हमने चीज को खरीदा और स्क्रैच आ गया, तो वो किससे रिलेट करेंगे उसको, उसकी हार्डनेस के साथ हम रिलेट करेंगे. ठीक है. आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो सोम के. देखिए जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं, ये डोंट बी सरप्राइज अगर ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल गए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रखे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है. आई होप आपको मेरी ये समझ आया हो. और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप मेरी और वीडियोस जो मैंने इसके रिलेटेड, पंचायती राज के रिलेटेड या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस और बनाई हैं, वो आप जरूर देखिए. ठीक है. तो मिलते हैं नए वीडियो में. थैंक यू सो मच.